अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बेस ऑफ और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। जी हां, वर्ल्ड कप T20 स्टार्ट हो गया है और हर जगह इसका जोश है, लेकिन असल जोश तो होगा जब राउंड 2 शुरू होगा और इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। लेकिन यहाँ पे हम राउंड 1 की बात पहले करेंगे, जहाँ पे दो बहुत बड़े अपसेट हुए हैं। दो टीमें, एक हाई प्रोफाइल टीम हार गई है, उस हार पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि कौन सी टीम कितनी तैयारी के साथ सामने आई है। मेरे साथ मेरे दो एक्सपर्ट हैं, शुएब मोहम्मद साहब, किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है शुएब साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और उनके साथ हैं हमारे एक और एक्सपर्ट आसिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी तो सबसे पहले बताइए कि जब मैच चल रहा है, हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, इसके लिए जोश कितना देख रहे हैं आप लोग? जोश तो पूरे दुनिया में और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। जैसे कि आप इस वक्त इस हॉट सीट पे बैठी हुए हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है और इतनी एक्साइटमेंट, तो दैट्स द वे ऑल अराउंड पाकिस्तान बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा साइन है। पाकिस्तान टीम को पूरा पाकिस्तान बैक कर रहा है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो बड़ी तादाद में ग्राउंड पे भी पहुंचेंगे, शोर भी करेंगे, जिससे हौसला भी बढ़ेगा और मज़ा भी आएगा। आपने तो ये सारी चीज़ें देखी हैं, मतलब ग्राउंड में रह के भी देखी हैं। अब अगर हम बात करें कि वार्म अप मैच खेला गया, पाकिस्तान बड़ा बुरी तरीके से हारा इंग्लैंड से, अगर हम इस पे बात कर लें तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब इंडिया के सामने खेलेगा, या सिर्फ वार्म अप मैच को सिर्फ एक नॉर्मल मैच लिया जाता है? नहीं, डेफिनेटली एक फ़र्क थोड़ा सा पड़ता ज़रूर है। डिजेक्टेड फील करता है इंसान और उसमें और वनरेबिलिटी एस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क बढ़ जाते हैं कि क्या हमारी बॉलिंग चलेगी, बैटिंग चलेगी, इसमें खामियां हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है, हम ड्यूरिंग प्रोग्राम ज़रूर बात करेंगे कि वहाँ क्या अंदर से क्या विद इन योर सेल्फ क्या चीज़ इरप्ट होती है, वो बात करेंगे। वो भी बात करेंगे, पाकिस्तानी कितने पुरजोश होते हैं। इंडियन पाकिस्तान की अगर बात आ जाए आमने सामने, अगर ये लोग हों तो हमारा जोश वलवला कुछ खुल के ज़्यादा सामने आता है। अब मज़ीद हमारे साथ आसिफ खान साहब भी हैं। आसिफ साहब आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद फिर से आते हैं और इस टॉपिक पर फिर मज़ीद लंबी से डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेस्ड ऑफ और मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, शुएब मोहम्मद साहब और आसिफ खान साहब। प्रोग्राम का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा गया था। जी हां, आखिरी सवाल हमारा ये था कि अब वर्ल्ड कप में दो बड़े अपसेट हुए हैं। जी हां, नमीबिया ने हरा दिया है एक श्रीलंका बड़ी टीम को, जबकि दूसरी जानिब स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया है। वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका बड़ी टीमें हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को चेक करें तो यहाँ पे नमीबिया, स्कॉटलैंड छोटी टीमों में उनका शुमार होता है, लेकिन अब ये दो बड़े अपसेट हो गए हैं। एक एक मैच अगर ये दोनों टीमें मज़ीद हार जाती हैं तो ये राउंड 2 से भी बाहर होंगे। आसिफ साहब से हम ये बात जान लेते हैं कि अगर ये दो टीमें बाहर हो जाती हैं, ये एक एक मैच और हार जाती हैं, तो इसका नुकसान आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, नुकसान नहीं होगा, इसका फ़ायदा ही होगा। और क्रिकेट आपकी फैल रही है और T20 स्टेटस अब हर टीम के पास है जी। और ये नमीबिया हो गई या स्कॉटलैंड हो गई। स्कॉटलैंड का तो ये आपको बताऊंगा कि 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी स्कॉटलैंड की टीम शामिल थी। सही है। और स्कॉटलैंड ने, इसका मतलब है, प्रोग्रेस किया है। स्कॉटलैंड की जो स्पिन बॉलिंग है उसने वेस्ट इंडीज़ को तंग किया था और वेस्ट इंडीज़ के पास है पावर हिटर्स ज़्यादातर जो हिट आउट करते हैं। सही है। तो स्पिन, इसका मतलब है कि वो डोमिनेट हो गए स्पिन के हाथों। और दूसरा, नमीबिया की बात करें तो नमीबिया भी एक टीम है जो कि रिकग्नाइज करते हैं लोग उसको। उसके एक प्लेयर हैं डेविड वीजे, वो कि उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला श्रीलंका के खिलाफ, 0 ही बनाया उन्होंने। लेकिन ये बताता है नमीबिया का, देखिए मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की बात है, पिछले साल के सितंबर था शायद, कि लाहौर कलंदर्स जो इस वक्त चैंपियन भी हैं PSL के, वो नमीबिया गए थे और उन्होंने वहाँ पर मैचेस खेले हैं। इसका मतलब है कि नमीबिया में उनको कुछ नज़र आया था। तो इस तरह से कि एक्सचेंज से बड़ा फ़ायदा हो सकता है नमीबिया ने उठाया हो, लेकिन नमीबिया की टीम या किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। अच्छा, नमीबिया की टीम हम शायद पिछले साल तक थोड़ा हल्का ले भी रहे थे, लेकिन इस बार जब नमीबिया सामने आई और अब श्रीलंका को हराने के बाद, तो नमीबिया अब छोटी टीम रही नहीं है। देखिए, कोई भी टीम इसमें, अभी आप अगर वर्ल्ड कप की से पहले जो T20 रैंकिंग है तो उसमें आप देखें ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी साइड है कि वो इस वक्त फेवरेट्स में से है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, लोग इन्हीं 4 का सेमीफाइनल शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है, पाकिस्तान का नंबर शायद तीसरा या चौथा है। सही। तो तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, दूसरे पे इंग्लैंड और पहले इंडिया। इन अ T20 फॉर्मेट, रैंकिंग कैन नॉट बी प्रूफ और
ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रैंक अगर किसी का फर्स्ट है तो वो बहुत अच्छा खेलेगी। कोई भी टीम किसी को अपसेट कर सकती है। आज का मुकाबला जो हुआ, यूएई के बॉलर ने हैट्रिक भी की थी लेकिन उनकी टीम हार गई। तो T20 इज़ अ फॉर्मेट जो कि अनप्रेडिक्टेबल है और ये ऐसा ही चलेगा। ठीक है, अब शुएब मोहम्मद साहब, अब हम बात कर लेते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान इंडिया के मैच की। 23 को ये लोग आमने सामने होंगे, उससे पहले भी एक मैच खेला जाएगा कि राउंड 2 22 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर देखा जाए सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का जो फोकस होता है ये इन दो टीमों पर होता है, सब लोग देखते हैं ये मैच। अब पाकिस्तान एक मैच वार्म अप मैच अपना हार गया और वही अगर दूसरी तरफ हम इंडिया का मैच देखते हैं तो इंडिया बहुत शानदार स्कोर से जीता है। तो अब अगर ये टीम्स आमने सामने होती हैं तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये प्रूव है कि आधे घंटे में पूरा क्रिकेट ग्राउंड सेल आउट हो जाता है जी। तो हॉटेस्ट केक अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ये दो टीमों के मैचेस होते हैं, मे इट बी प्लेड इन यूके, यूएस और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर आ जाते हैं इस मैच के ऊपर। देखिए, ये अभी ऑल्दो के एक रैंकिंग, एक इट्स अ सेटिस्फैक्ट्री थिंग, जो टॉप रैंकिंग के ऊपर एक नाम होता है, उससे थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है कि वी आर द बेस्ट, वी आर, और फिर हमें इसको मेंटेन करना है। तो वो उस लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जो उसके करीब होते हैं वो स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि जी हम उनकी जगह हमारा नंबर आ जाए। तो वो डेफिनेटली ये मैच बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। एक तो किक स्टार्ट है मेन मैचेस का उसमें, और इंडिया की टीम को हराने से ये होता है कि सबसे मोस्ट प्रेशर सिचुएशन क्रिएट जो होती है वो इसी मैच में होती है। और फ्रॉम बॉयज़ टू मैन बनने का ये सबसे बेस्ट मौका होता है, इसलिए कि इसको एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। छोटी भी एक परफॉर्मेंस सुपरस्टार की तरह उसको लिया जाता है उस प्लेयर को। तो ये मैच के अंदर ऑफ कोर्स, लेकिन हमारा पार्ट ये अच्छा है इस वक्त के हमारे टॉप प्लेयर्स अच्छे फॉर्म के अंदर हैं। और ऑल्दो के मिडिल ऑर्डर पहले इतना नहीं चल रहा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा, हमने जब भी लास्ट वार्म अप मैच देखा पाकिस्तान का तो हमने ये भी देखा है कि रिजवान नहीं खेले, बाबर आजम भी नहीं खेले, रेस्ट दिया था उन लोगों को, और जो मिडिल ऑर्डर था वो आके खेला है। अब जो हार गए खैर हम, लेकिन अगर रिजवान और बाबर होते तो शायद मिडिल ऑर्डर हमारा इतना भी ना खेल पाता। तो आपको ये सही लगा यहाँ पे? देखिए, मिडिल ऑर्डर को बहुत सी दफ़ा ऐसे बहुत कम मौके ओवर्स भी मिले। ऐसा भी हुआ है कि इसलिए कि रिजवान और बाबर जब ज़्यादा ओवर खेलेंगे तो पीछे वालों के लिए बहुत कम स्पेस रह जाता है। 7-8 ओवर्स टोटल, जिसमें 4-5 बैट्समैन उन्होंने आके हिट आउट करना होता है। तो उन कम ओवर्स, कम बॉलें जब आप उनको फेस करने को मिलती हैं और उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रन्स एक्सपेक्ट किए जाता है, सही है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हिटिंग में नेचुरली 50-50 चांस होता है। अगर बाउंड्री क्रॉस कर गई तो चौका या छक्का है, वरना आउट होने का भी खतरा होता है। तो इस वजह से इतने ज़्यादा बाज़ मैचेस ये रीज़न था, और बाज़ दफ़ा खुद उन्होंने मेजर कोई गलती, टेक्निकल गलती करके आउट होके आ गए बैट्समैन हमारे। ठीक है, लेकिन उनकी एबिलिटी भी उस तरह की दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों की नहीं है, ये भी आपको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। ठीक है, आसिफ आप ये बताइएगा कि हमारे दो प्लेयर्स कल नहीं खेले, रेस्ट पे थे। कल जो हमारा जो मतलब है ना प्लेइंग 11 का स्क्वाड जो था, इससे आप सेटिस्फाइड थे कि इन्होंने खेला? खैर खेला तो बहुत बुरा और बहुत बुरी तरह पिट के वापस आए, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कुछ बदलाव आएगा इनमें? बिल्कुल आएगा। दो तो प्लेयर्स आपके वापस आएंगे, रिजवान और बाबर जी। दूसरा ये कि वार्म अप मैच को वार्म अप मैच की तरह लें। अब टीम इंतजामिया ने इससे सीखा होगा। एक तो ये कि जो 6 हिटिंग एबिलिटी है पाकिस्तान की, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 0 है। एक छक्का लगाया पाकिस्तान ने और 12 छक्के लगाए इंग्लैंड ने। इंग्लैंड का गेम प्ले ये था कि आउट होते जा रहे थे वो, लेकिन उनका रन स्कोरिंग रेट नहीं रुका था। अच्छा, अभी आपने कहा कि रिजवान और बाबर वापस आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर, खैर ये भी कहा जाता है कि बाबर के इतने स्कोर्स हैं और इतने उनको मिल चुकी हैं चीज़ें कि इस पर एक बुक भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर ये भी दूसरी साइड कहा जाता है कि बाबर जब भी खेलते हैं सिर्फ अपने लिए ही खेलते हैं। अब अगर हमने बाबर और रिजवान कल नहीं तो उससे इस बात का तो अंदाज़ा लगा लिया कि ठीक है वो रेस्ट पर है और मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, लेकिन ये भी हमें पता चला कि मिडिल ऑर्डर हमारा अभी बिल्कुल परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। बाबर फिर आएंगे, 10-12 ओवर्स खेलेंगे, तो अगर बाबर खेल लेते तो क्या हम जीत जाएंगे इंडिया से? जीतेंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो हम ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। जैसे शुएब भाई ने अभी कहा कि गेंदें कम उनकी, टोटल इट्स अ गेम ऑफ 120 डिलीवरीज। सही है। 120 में से अगर एक लेजिटिमेट, हाँ लेजिटिमेट बॉल्स,
अगर उसमें से आधा 10 ओवर खेल लेते हैं बाबर और रिजवान, तो फिर तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है कि वो कम बॉल्स हैं उनके पास और उन्होंने ज़्यादा खेलना है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान की है जो दुनिया में किसी और टीम की नहीं है, वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ द बाय फार द बेस्ट। मैं ये कहूँगा कि जो 6 हमारे बॉलर्स हैं स्क्वाड में, वो अगर आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, हसनैन है, वसीम है और नसीम शाह है। मतलब ये पावर पैक्ट हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक है, इसको इस्तेमाल करना है। स्पिनर हमारे पास शादाब है, उसके अलावा नवाज़ है, उसके अलावा उस्मान कादिर तो खैर अब बाहर हो गए। स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक हमारा इतना अच्छा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल डाल सकता है। तो उसको यूटिलाइज़ करें, उसको इस्तेमाल करें या उसका जिक्र ज़रूर करें। बाकी मिडिल ऑर्डर भी हमारा बुरा नहीं है। खुर्जिल शाह लंबी हिटें मारते हैं, इफ्तिखार मार सकते हैं, नवाज मार सकते हैं। अब आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि हम वार्म अप मैच को वार्म अप मैच ही लें, लेकिन फिर हमने कल देख लिया मिडिल ऑर्डर कितना काम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन कल 2 हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने स्कोर भी किया, एक ने 60 कुछ किए, एक ने 40 भी किए। तो गिवन सर्कमस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे क्लिक्ड। तो वही बात है कि टॉप ऑर्डर को अच्छा खेलना पड़ेगा, एक रीजनेबल कम बॉलों के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। लेकिन यह है कि रन अ बॉल पे खेलेंगे तो फिर वो टोटल, और ख़ास तौर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 एस्पेक्ट T20 गेम के अंदर आते हैं। एक है फर्स्ट 6 ओवर्स की यूटिलाइजेशन, जो पाकिस्तान अभी तक इतना अच्छा नहीं करता है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्री 6 ओवर के अंदर उनका कम से कम 70, 75, 80 बाज़ दफ़ा या 50-60 के ऊपर होता है, 50-60, और वरना पाकिस्तान का 30 में होता है, मिड 30s में होता है 6 ओवर के अंदर, मैक्सिमम 40s तक चले गए, एवरेज बात कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेटली वो ओवरकम करें। फील्डिंग दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि कैचेस के अंदर के बड़े ग्राउंड, और उसके अंदर यू गॉट टू मेक दोज हाफ अ चांसेस इनटू अ विकेट रादर। और उसमें जो और ग्राउंड फील्डिंग है, एक बाज़ दफ़ा 1-1, 2-2 रन, एक चौका क्रूशल मोमेंट पे बहुत डैमेज करता है एक टीम के मोरल को। तो वो सारा कंबाइंड एफर्ट होता है, इसीलिए कहते हैं कि 11 का मैच है और वो सारों की या तो जीत में उनके सबका हाथ होता है या सबका हाथ हार में होता है। ये बहुत अच्छी बात की कि जीत में भी सबका हाथ होता है और हार में भी सबका हाथ होता है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद भी डिस्कशन करेंगे कि अब हमारे लिए पिचेस कैसी हैं, पाकिस्तान इंडिया की जो दोस्ती चल रही है इस पर भी बात होगी। लेकिन जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेल्स ऑफ। मेरे साथ हैं शुएब मोहम्मद और आसिफ खान साहब। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग क्रिकेट में कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहले होता था कि अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है तो बहुत ही जारहाना अंदाज होता था, कभी कभी कुछ ऐसे तल्ख जुमले बोल दिए जाते थे जो बिल्कुल ट्रेंड करते थे कि भाई अब ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब हमने पिछले दिनों देखा, बाबर आजम थे कॉन्फ्रेंस में, काफ़ी दोस्ताना माहौल रहा इन लोगों का। लोग कह रहे थे कि आपस में कि लोग गाड़ियों की बातें करते हैं, फैमिलीज़ की बात करते हैं, तो ये दोस्ती मैच पे अच्छा असर डालेगी या बुरा असर डालेगी। और फिर हम ये बात कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि आसिफ साहब हमें ये बताएं ऑनर वे कि अब इनकी जो दोस्ती है मैच में इसका अच्छा असर रहेगा या बुरा असर रहेगा, और ओवरऑल कैसा रहेगा। देखिए, इससे होता ये है मेरा ख्याल से कि नर्व जो आपके हैं ना वो ईज हो जाते हैं। अब सुनील गावस्कर साहब को कल बुलाया था पीसीबी ने, बहुत अच्छा जेस्चर रहा। उसके अलावा शामी जो इंडिया के बॉलर हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ बातचीत कर रहे थे। तो इससे ये कि प्लेयर्स थोड़े से टेंस माहौल होता है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इन्होंने खेले हैं शुएब साहब ने, तो उनको अंदाज़ा होगा कि क्या होता है। लेकिन इस आजकल दुनिया बदल गई है, अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपकी नज़र से गुजर नहीं सकती, बच नहीं सकती। सही है। तो इस तरह की चीज़ें करने से ये जाहिर हो रहा है कि हमारी दोस्ती भी है, हमारी नर्व्स हमारे कंट्रोल में होंगे। लेकिन ये पैगाम शायद BCCI को नहीं पहुँचता ठीक तरह से। सही है, क्योंकि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे नेक्स्ट ईयर फॉर द एशिया कप जो पाकिस्तान में शेड्यूल है, उसके लिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। ठीक है, टॉप लेवल पे ये हो रहा है और नीचे ये हो रहा है, ये समझ नहीं आता मुझे। ये आपको समझ नहीं आता है। शायद मुझे लग रहा है शुएब साहब इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि आप खेल चुके हैं तो आपको ज़्यादा लोगों का माइंडसेट का आइडिया होगा।
नहीं, बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो वेरी करती हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर बेसिकली। और इससे पहले फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किस्म की पॉलिसीज़ नहीं होती थी जो आज के दौर में है, विच इज़ प्रिटी सैड। और उससे पाकिस्तान इंडिया के जो फैंस हैं बेसिकली उनकी कंट्री में भी और हमारी कंट्री में भी वो उनको क्रिकेट डिप्राइव बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ के जो मैचेस होते हैं, जो LOC जो है लव ऑफ क्रिकेट, उनको वो नहीं इतना मिलता आपस में खेलते हुए। सही। और दूसरे मुल्क में जब खेल रहे होते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं बन पाता। जब अपनी कंट्री में आप खेल रहे हो और ये पाकिस्तान वहाँ ट्रैवल कर रहा हो तो उसका मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि वन फील्स लाइक एज इफ़ यू आर वॉकिंग 6 इंचेस अबव द ग्राउंड। इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता है क्रिकेटर के लिए कि मतलब बताना, जब तक आप वहाँ फील जाए ना टीम के साथ और खेलें ना, जब तक वो फील नहीं आ सकती आपके अंदर। और जो जज्बा भी उसी वजह से बनता है कि आप यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, गो एन एक्स्ट्रा माइल, उस किस्म की चीज़ें क्रिएट होती हैं विद इन योर बॉडी, विद इन योर माइंड सेट। तो ये लेकिन ये कि आजकल का माहौल ये कि थोड़ा फ्रेंडली नोट होता है, नई स्ट्रैटेजीज हैं, थोड़ा सा मिंगल अप करने से थोड़ा सा प्रेशर्स ईज डाउन होते हैं। और ये कि ग्राउंड में तो ऑफ कोर्स दोनों 200% देना मांगते हैं। ग्राउंड में तो खैर दोनों 200% देंगे, देना चाहते भी हैं, क्योंकि अब हम लोग पाकिस्तान इंडिया के मैच में इतने ज़्यादा पुरजोश होते हैं कि दुश्मनी पर भी एक बात आ जाती है ऑडियंस की। लेकिन शिव सर, मैं आपसे पूछूंगी कि आप जिस वक्त खेलते थे और आज के वक्त में, तब क्या मतलब फ़र्क आपको नज़र क्या आता है? नहीं देखिए, ऑडियंस में भी, प्लेयर्स में भी, मतलब दोनों स्क्वाड अगर आमने सामने होता। देखिए, क्रिकेट बैट और बॉल का ही गेम पहले भी था और आज भी है। उसको आप कान यहाँ से पकड़े, घुमा फिरा के बोलें कि ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिकेट इज़ द सेम, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ माइंडसेट कि आप उसको किस तरह कितना प्रोफेशनली लेके चलना चाहते हैं। आजकल फ़र्क ये हो गया है कि एक कोचेज़ और एंटोराज ऑफ कोचेज़ रादर, एक ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ 10-10, 12-15 लोग एक्स्ट्रा बाहर के घूम रहे होते हैं, विच इज़ एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन अ प्लेयर। अगर वो बोल नहीं सकते इसलिए कि दे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द क्रिकेट बोर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड, उसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये कि वो वहाँ बाहर की टीमें इन चीज़ों के साथ इम्यून हैं, पहले से इस तरह के सेट ऑफ कोचेज़ के अंडर ही खेलते आए हैं, मेडिकल स्टाफ भी उसी तरह ट्रैवल करता रहा और वो समझ लें एक तरह से एक्लिमेटाइज्ड हैं इन चीज़ों से। वेयर एज पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर अभी भी टिल डेट आई फील कि अगर ये इतना ज़्यादा बर्डन, इसी के हमारे वहाँ क्या होता है कि प्लेयर जो होता है, पुराना कोई प्लेयर है, कोच है, मैनेजर है, या वो अपनी थिंकिंग उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है शाम को, रात को, खाने पे, ग्राउंड के अंदर। तो वो एक प्लेयर ना और परेशान होता है इन चीज़ों से, रादर देन उसको कोई कंफर्ट लेवल में आए, कंफर्ट जोन में आए। तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा चांस है कि ऑन अ हाई नोट, इसलिए कि अभी तक जो मैचेस हाथ से निकल गए हुए थे, इंग्लैंड सीरीज़ और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका से हम हार गए थे उनकी बी टीम से, उस चीज़ को ओवरकम बिल्कुल वॉश आउट करने का ये सबसे बेस्ट मौका है। पहला बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो वो सारी चीज़ें इंसान पीछे रह जाएंगी और फिर एक नया फ्रेश स्टार्ट आ सकता है। अच्छी बात की आपने कि अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता तो स्टिल बैटल कैन स्टिल बी वन। और वो आगे साउथ अफ्रीका की टीम जो है जो ईजियर वो होगी। क्रिकेट में देखें इजी तो कुछ नहीं होता, ऑन द डे आपको खेलना पड़ता है जीतने के लिए और अच्छा खेलना पड़ता है और पॉजिटिव माइंडसेट और ये तमाम चीज़ें जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है खुद ब खुद बन जाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पिच पे आपने खेला भी है, आपने वो स्टेडियम भी देखे हैं, वहाँ का क्राउड भी आपने देखा हुआ है, तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत स्पोर्टिंग कंट्री है और पूरा वहाँ जब मैं वहाँ 4 महीने रहने गया ग्रेट क्रिकेट खेलने के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था पीसीबी की तरफ से, तो एवरी वीकेंड चाहे मोस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री
और छोटे बच्चे सारे सब ग्राउंड के अंदर नज़र आते थे। और वहाँ बहुत बेचारे जिनसे ताली भी नहीं बजाई जाती होती थी, वो भी कहते ये ब्यूटी, और तालियां बजा रहे हैं चौका मारने पे और एंजॉय करते हैं। वो स्पोर्टिंग नेशन है टोटली, तो वहाँ का क्राउड भी स्पोर्टिंग है, सारी टीमों को सपोर्ट भी करता है। और जो पिचेस की बात है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट पिच आज भी पर्थ की कहलाती है। उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक में जो गिनी जाती है वो ब्रिस्बेन का है, जिसपे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो हमारे बॉलर्स को एडिड एडवांटेज है कि हमारे फास्टर बॉलर्स आर शेड बेटर देन द इंडियन काउंटर पार्ट्स। और अगर शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे मैच का सिनारियो फर्स्ट मेरी नज़र में फर्स्ट 5 ओवर्स के अंदर अगर उनके 1 से 2 एटलीस्ट आउट कर लेता है तो पाकिस्तान would be on similar track what they were at the Oval जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जीता, फिर यूएई में जीता। शुरू में विकेट मिलने पे पाकिस्तान बिल्कुल ही ओवर पावरिंग नज़र आने लग जाता है, तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वरना उनके प्लेयर्स ऐसे हैं कि बहुत सूर्या है, कोहली हैं और इस किस्म के, वो बहुत ज़्यादा फिर अपनी क्लास दिखाते हैं, फिर मुश्किल हो सकती है, के आते हैं। शिव सर मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि अब वर्ल्ड कप T20 तो चल रहा है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो मुसलसल चल ही रहा है। हर महीने हम देखते हैं कहीं पे क्रिकेट हो रही है। अब नेक्स्ट हमें ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करना चाहेंगे कौन सी टीम किस हद तक तैयार है और अब उभर के सामने आने वाली है। लेकिन ब्रेक का वक्त है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेल्स ऑफ और मेरे साथ हैं आसिफ खान साहब और शुएब मोहम्मद साहब। हम बात कर लेते हैं पहले आसिफ खान साहब से, क्योंकि अब जो अपसेट चल रहे हैं वो तो एक अलग, लेकिन आसिफ भी बहुत अपसेट हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर आमने सामने होते हैं तो कहीं से भी उनको पाकिस्तान की जीत नज़र नहीं आ रही। लेकिन ऐसा क्यों है? ऑन पेपर कर लेते हैं। इंडिया की टीम को एज है, एज 2 हवालों से। एक तो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है, दूसरी बात ये कि स्पिन अटैक इंडिया का बेहतर है पाकिस्तान से। सही है। स्पिन अटैक अच्छा होने से क्या हो रहा है, आप T20 में जरा बॉलर्स की रैंकिंग देखें। ठीक है, T20 में बॉलर्स की रैंकिंग के अलावा जॉश हेजलवुड को छोड़ के ज्यादातर स्पिनर्स हैं। सही है। राशिद खान है इसमें, शम्स तबरेज़ी है इसमें, मुजीब है इसमें, उसके अलावा भी इंडिया जहाँ रैंकिंग में हमने देखा कि बैटिंग में तो फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं। बाबर आजम है, फर्स्ट में मोहम्मद रिजवान है, लेकिन बॉलिंग में और हम ऑलराउंडर अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो पाकिस्तानी टीम है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बॉलिंग में पाकिस्तान इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक उस तरह मयारी नहीं है। शादाब खान, नवाज, तो नवाज और शादाब दोनों ही एक ही डायरेक्शन पे बॉलिंग करते हैं। एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। और उसके अलावा उस्मान कादिर बाहर हो गए। उस्मान कादिर अगर किसी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं तो ठीक है, वरना उस्मान कादिर का बाहर होना बनता नहीं था। फखर की जगह अगर आप किसी को बाहर करना था तो बैटर को किसी कर देते। ठीक है, बैटर को करना तो मैं तो यहाँ तो कहता हूँ शान मसूद को आउट कर देते आप। ठीक है, शान मसूद। लेकिन आसिफ भाई उसमें उसकी इंजरी से वो 100% फिट होने का कोई ऐसा नहीं, मैंने कहा अगर इंजरी उसका रीजन है, मैंने कहा तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज और सकलैन मुश्ताक जो इतने बड़े स्पिनर हैं, उनके होते हुए पाकिस्तान में कोई ऑफ स्पिनर नहीं पैदा किया आपने अभी तक। सही है। सकलैन इज दी कोचेस के हेड हैं, जो डोमेस्टिक में कोचेस होते हैं उनके ये हेड हैं, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के साथ हैं और पाकिस्तान की टीम के साथ ये हेड कोच के तौर पे नहीं है, ही इज़ द इंटरिम हेड कोच जो कि वर्ल्ड कप तक हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता। ठीक है शिव साहब, अब हम अपने प्लेयर्स की फिटनेस पे बात करते हैं। अगर हम उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखते हैं तो ठीक है, हम कभी कभी हम एकदम खुश हो जाते हैं कि बड़ा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, लेकिन परफॉर्म करते हैं तो हम उन खुश होंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक छोटी सी बात है कि फिटनेस पर कौन गौर करता है, कितना गौर करना चाहिए? हमें अब देख के लग रहा था, दीगर प्रोग्राम में बात की जाती है कि बस पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिटनेस पे नहीं देखा जाता, गौर नहीं किया जाता, कुछ नोटिस नहीं किया जाता, बस टीम में रख लिया। अच्छा, मैं एक बात यहाँ ऐड करूँगा, ये जो आपने बात की ना, ये मिसबाह हक ने अभी की है शायद घंटों पहले, कि वो ये कहता है कि फिटनेस ऐसी है कि तमीज नजर आ रही है। ये वो कह रहा है जो हेड कोच पाकिस्तान का रहा है, सही है। जो चीफ सेलेक्टर रहा है, उसने कहा कि लड़के सुनने को तैयार नहीं है, वकार और वो जब कोच थे तब, तो आप लोग सुनते नहीं है। बात ये कि हेड कोच और ये तमाम चीज़ें, येट कैप्टन एट द सेम टाइम,
और यही प्लेयर थे पहले भी जो उस वक्त ये सब सही थे। अब वो बाहर बैठ के ये बात ज़रूर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ऐसी करनी चाहिए थी ताकि पूरे पाकिस्तान के सर्किट के अंदर फिटनेस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिए जाएं। इसी के सीनियर प्लेयर थे, बोर्ड को कोई रिकमेंडेशन अगर दी जाती तो उसके ऊपर इनकी बात ज़रूर मानी जाती, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान के ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आप नहीं बेटर कर सक रहे, मतलब मेरी नज़र में आप पाकिस्तान टीम के जो भी कैप्टन है उसकी ड्यूटी है कि जो चीज़ें लैक करती हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखनी चाहिए और उसको ओवरकम करने के लिए टाइम एंड अगेन बोर्ड के साथ हार्ड टॉक्स करनी चाहिए। अगर आप कैप्टन की बात करें, अगर कैप्टन ने यहाँ हमारी टीम्स में तो हमने ये देखा है, अगर कैप्टन किसी से कुछ कह देता है और थोड़ा सा अगर उसने लाउड होके कुछ कह दिया, जैसे कि हम सरफराज की बात करें, तो टीम पूरी अगेंस्ट हो जाती है। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर वो डायरेक्ट नहीं कहे ना, थ्रू प्रॉपर चैनल बात करे, तो थ्रू कोच की बात करते या फिजिकल ट्रेनर के बात करते, वो फिजिकल ट्रेनर हेड कोच से बात करके पीसीबी के हेड से बात करता तो इट वुड हैव बीन स्मूथ सेलिंग फॉर एवरीबॉडी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली जब बात करेंगे तो वो फिर दे वर टेकन अबैक। एक ही सिमिलर एज ग्रुप के प्लेयर्स हैं, एक साथ ही खेलना, किसी भी मैच से पहले वो बुरी लग जाती है या किसी भी जैसा वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे पहले फिटनेस टेस्ट भी होते हैं, तो जी उसमें ये चीजें नोटिस नहीं। अच्छा आपने सवाल किया है। फिटनेस टेस्ट का ये है कि ब्लू आइट बॉयज़ जो होते हैं उनको तो कवर अप कर लिया जाता है, उनकी हाफ फिटनेस, उनको अगर डिप्स लगाने हैं तो पूरे ये मतलब खुद मेरा देखा हुआ है, इसे कि आई ऑल्सो बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीसीबी। 2015 के वर्ल्ड कप में भी मैं एज फील्डिंग कोच भी था, और उससे पहले 2009 का जब हम वर्ल्ड कप जीते थे ये T20, तो मैंने करीब से देखा है। तो बहुत सी दफ़ा जिस प्लेयर को लेना होता था और उसकी फिटनेस नहीं भी होती थी तो स्टिल वो टीम में इंडक्ट कर दिया जाता था। हाँ, यहाँ पे हम ही लोग छोड़ देते हैं, इसका मतलब हाँ, तो ये बिल्कुल होता है यहाँ, इसलिए कि थोड़ा सा गेटवे ओपनिंग लीवरेज दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एवरीबॉडी नहीं होता, बहुत से खैर। उसके अलावा ये है कि फ़िटनेस का ये पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि जब आपकी 200% बॉडी फिट होती है, दैट इज द टाइम। जल्दी से एंड कीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लोजिंग का कह दिया उस वक्त आप मेंटली 100% फिट पे आते हैं, फिटनेस पे आते हैं। ये इसका हम इस बात को इंशाल्लाह कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे थे बेल्स, और मेरे साथ आसिफ खान साहब, शुएब मोहम्मद साहब, सर आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, कल सेम टाइम से आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए बेल्स ऑफ। अल्लाह हाफिज़।